लेकिन एक सवाल, चूंकि आपने कर्तव्य पथ का जिक्र किया, तो इसी कर्तव्य पथ की जो के भाषण के समय जिस तरीके से सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति को वहां स्थापित किया गया, और पिछले जो अमृत काल चल रहा है उसमें आपने बार बार देखा कि जवाहरलाल नेहरू के कंट्रीब्यूशन को या तो निगेट कर दिया गया है, या उनको बिल्कुल ऐसे पेश किया गया जैसे कि उनका किसी तरीके का कोई रोल नहीं है। यहां तक कि उनकी तस्वीर को भी हटाने का काम किया गया। तो क्या ये जो मोदी जी का जो पिछला 8 साल है, या भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार के जो काल है, क्या ये नेहरू जी की तस्वीर को धूमिल करना चाहती है, या नेहरू जी के बहाने जो भारत आजाद हुआ था उसकी जो विचारधारा थी और उसको खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं ये मानता हूं कि नेहरू जी को तो एक सिंबल बना के रख दिया है, और एक ऐसे हिंदुस्तान की जो हमें नहीं चाहिए। क्योंकि नेहरू जी एक तरह से, आप मानिए कि नेहरू सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं थे, बल्कि एक बहुत बड़ी विशाल और बहुत ही एक्सपेंसिव आइडिया थी जिसको हम लोग बोलते हैं नेहरूवियनिज्म। एक बहुत बड़ी एक किस्म के, और वो तमाम तरह की चीजों को इंक्लूड करती थी, जिसमें मतलब हम लोग इंक्लूसिव आइडिया भी बोलते थे। हम लोग जो इकोनॉमी है उसमें जो जो हमारा जो पब्लिक सेक्टर का जो विकास हुआ था नेहरू जी के अंदर में, उनके लीडरशिप के गाइड में, जिस तरह से प्लानिंग कमीशन बनाई गई थी, तो एक तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर, एक मॉडल था ऑफ इंडिया, जिसको धीरे 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 नकारा जा रहा है 2014 ऑनवर्ड। सबसे पहले आके बोल दिया गया कि हमको प्लानिंग कमीशन भगाना है। प्लानिंग कमीशन को 1 साल के करीब प्लानिंग कमीशन चला गया है, उसको डिसॉल्व कर दिया गया है, लेकिन उसकी जगह क्या लेगी कुछ पता नहीं था। नीति आयोग का फिर गठन होता है। नीति आयोग को करीब 1 साल 1.5 साल के करीब कुछ समझ में नहीं आता कि नीति आयोग क्या कर रही है या क्या करना चाहती है उनके लोग। मुझे नहीं लगता कि अभी भी कुछ खास ज्यादा हिंदुस्तान के पॉलिसी में नीति आयोग का कुछ बहुत ज्यादा वॉइस है, या कोई बहुत ज्यादा इनिशिएटिव में काम हो पाती है। तो नेहरू को एक तरह से टारगेट किया जा रहा है, क्योंकि आप बताना चाहते हैं कि जो 2014 के पहले हिंदुस्तान में कुछ भी नहीं हुआ था। ये बोला जा रहा है, लगातार ये बोला जा रहा है कि 2014 के पहले जैसे हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ा ब्लैंक स्पेस था, और कुछ हुआ ही नहीं, कुछ डेवलपमेंट ही नहीं हुआ है। जो कुछ हुआ है, ये चाहे यही टेक्नोलॉजी हो जो हम की बात करें, जो हम आप इस प्रोग्राम के तहत करें, कि 2014 के बाद ही डेवलप हुआ। चीता रिलीज किए जाएंगे कूनो नेशनल पार्क में, ये सिर्फ मोदी जी के काल खंड में हुआ है। ये पहले इसका तो इनिशिएटिव हुआ ही नहीं, बोला जा रहा है। लेकिन वास्तविकता कुछ और है। 2009 ऑनवर्ड्स इसको लेके प्रयास चल रहा है। जब जयराम रमेश एनवायरमेंट मिनिस्टर थे, उस समय पहलकदमी बनाई गई थी। एम.के. रंजीत सिंह के साथ जो एक बहुत बड़े वाइल्ड लाइफ के पॉलिसी प्लानर थे, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के सिविल सर्वेंट थे, बहुत सीनियर। तो उस पीरियड से काम हो रहा है। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट को प्रॉब्लम आ गई, फिर उसको रिजॉल्व किया गया। तो हर चीज को दिखाया जाता है कि जैसे सिर्फ इसी पीरियड में पोस्ट 2014 में हो रहा है, जो कि ये गलत है। तो एक कांस्टेंट एफर्ट है कि जिसको मैं कहता हूं कि ग्लोरिफिकेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर रेजीम। बट नेहरू को हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, एक मिनट आशुतोष, हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अभी 2 दिन पहले कहा कि 1991 का जो इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन था, वो तो इट वाज जस्ट इन अ मैटर ऑफ नेम। द एंटायर लिबरलाइजेशन प्रोसेस, ऑल रिफॉर्म्स केम ओनली आफ्टर 2014। मेरे ख्याल से कोई भी आदमी, मतलब जो इकोनॉमिस्ट है, मैं इकोनॉमिस्ट नहीं हूं लेकिन इतनी थोड़ी बहुत जानकारी रखता हूं, चाहे मैं क्रिटिक भी हूं अगर मनमोहन सिंह के न्यू लिबरल पॉलिसीज का, तभी मैं कहूंगा कि उस पीरियड में वाकई बहुत मेजर स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स किए गए थे। हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी जिसका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, वो 91 टू 96 के बीच में चेंजेस होने से नहीं हो पाते उसके बाद, उसके अलावा। बट निरंजन, क्या ये जो पूरी कोशिश है, ये एक नेहरू की नेहरूवियनिज्म को खत्म करने की कोशिश है, या चूंकि कांग्रेस का शासन पूरी तरीके से उसकी याद को धूमिल कर दिया जाए? क्योंकि कांग्रेस आज भी देश के अंदर एकमात्र अखिल भारतीय पार्टी है
जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे सकती है और कभी भी एक गंभीर खतरा उनके लिए पैदा कर सकती है। इसलिए कांग्रेस की याद को लोगों के दिमाग से भुलाने की कोशिश है, और चूंकि नेहरू उसकी एक तस्वीर है, नेहरू बार बार का अक्स सामने आता है। और जब इंदिरा गांधी की बात की जाती है तो उसमें इमरजेंसी का जिक्र आता है। 1971 में जो उन्होंने बांग्लादेश बनाया उसका जिक्र नहीं आता, जो उन्होंने पोखरण का ब्लास्ट किया उसका जिक्र कभी नहीं आता है, या उन्होंने जो ग्रीन रेवोल्यूशन की बात की उसका जिक्र कभी नहीं आता, जो प्रीवी पर्स खत्म किया उसका जिक्र नहीं आता, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक का जिक्र नहीं आता है। तो इंदिरा गांधी की तस्वीर आपातकाल से और नेहरू को हिंदुस्तान के सारी कमजोरियों के लिए जिम्मेदार ठहराने से। तो कांग्रेस से चूंकि भारतीय जनता पार्टी को लड़ना है, इसलिए उनकी सारी विचारधारा, उनकी सोच, उनके गवर्नेंस को डिस्क्रेडिट करना, ये एक पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है या आइडियोलॉजिकल बैटल है? देखिए आशुतोष जी, आप कई दशकों से आप पत्रकार रहे हैं, तो आप थोड़ा इतिहास को देख सकेंगे। भारतीय जनता पार्टी का गठन होता है 1980 में। पहला दशक जो है लगभग उनका ब्लैंक जाता है, कुछ खास वो नहीं अपनी प्रेजेंस मार्क कर पाते हैं। कब प्रेजेंस मार्क कर पाते हैं? वो लेट 1980s में मार्क कर पाते हैं। वो किस इशू पे मार्क कर पाते हैं? बाय प्रेजेंटिंग बाबरी मस्जिद को एक हेट सिंबल के तौर पर, बाबर को एक हेट सिंबल के तौर पर। भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और जो तमाम जो हिंदुत्ववादी ताकतें हैं, इनकी राजनीति के लिए एसेंशियल है एक हेट सिंबल, किसी एक सिंबल को जिसको बोले ये हिंदुस्तान की हर जो शॉर्टकमिंग है उसके लिए यही रिस्पॉन्सिबल है। पहले बोला जाता था कि ये रिस्पॉन्सिबल है कि सिर्फ बाबरी मस्जिद रिस्पॉन्सिबल है, बाबर रिस्पॉन्सिबल है। उसके बाद धीरे 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 इनका जो एक्सपेंस है ऑफ हेट सिंबल्स ये बढ़ता जाता है। कुछ साल बाबरी मस्जिद के डेमोलिशन के बाद सेटबैक का था, क्योंकि उनको कोई इमीडिएट हेट सिंबल नहीं आइडेंटिफाई हो रहा था, इसीलिए वाजपेयी जी के लीडरशिप में एक मॉडरेट पाथ चुनना पड़ा था। लेकिन 2002 के बाद से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दोबारा से वापस चले गए, क्योंकि बाबर जो है बाबर के औलाद भी बन गए और वो बन गए नए हेट सिंबल। इसमें इंक्लूड मोदी जी का ये कंट्रीब्यूशन है कि उनमें उन्होंने इनके साथ नेहरू को इंक्लूड किया है, इन्होंने इनके साथ एक लेफ्ट लिबरल इंटरनेशनल फोर्सेस, और बोल दिया कि ये सब एक इंटरनेशनल कॉन्स्पिरेसी है जिसमें पाकिस्तान, चीन का रेफरेंस नहीं आता है, क्योंकि चीन के बारे में उतनी आसानी से आप अपने इंटरनल पॉलिटिक्स में नहीं ला सकते, उसके पीछे और खतरे हैं। तो पाकिस्तान, ऑपोजिशन पार्टीज, डायनेस्ट्स, मतलब हम तो सब, मतलब हम आप जो भी क्रिटिसिज्म करते हैं तो यू आर ऑटोमेटिकली अ सपोर्ट ऑफ अ डायनेस्टिक पार्टी। लोग ये भूल जाते हैं कि अगर 40 साल से मैं पत्रकारिता कर रहा हूं तो उसमें ज्यादातर वक्त हमारी कांग्रेस की सरकार और उनकी पॉलिसीज के खिलाफ लिखते हुए या उसके बारे में बोलते हुए बीता है। तो ये एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी थियरी कि हम हैं हिंदुस्तान को बचाने वाले एकमात्र फोर्स, बाकी सारा का सारा जो है ना गैंग ऑफ फोर। ठीक उसी तरह से जैसे चाइना में एक सर्टेन पीरियड में, माओ के पीरियड में जब कल्चरल रेवोल्यूशन हो रहा था, तो एक तरह से किसी को रिस्पॉन्सिबल मानना कि दे आर दी वंस हु आर रिस्पॉन्सिबल, इन्हीं की वजह से हम बढ़ नहीं पा रहे, इन्हीं की वजह से इनको हटाओ। तो उसी तरह का एक अंधेरे टनल में हम लोग घुस गए, जहां लोग ब्लिंकर्ड विजन हो गए, उनके चारों तरफ देख नहीं रहे। किसी को अभी तक, मतलब हम उम्मीद करते हैं हर चुनाव के बाद अगले चुनाव में कि अपने लाइवलीहुड कंसर्न्स के बेसिस पे वोटिंग होगी, लेकिन अभी भी एक जो ग्रैंड नैरेटिव है कि दोषी कोई और है, दोषी को पहले ठीक कर दें तो मोदी जी ठीक है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।